everyone, welcome again on your YouTube channel Training Physics. Students, लास्ट टर्न हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करा था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दो डेरिवेशंस किए थे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आज उसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देते बेटा, a spring has potential energy U for extension X if it is further extended by X find increase in its पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक्सटेंशन x के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U है। एक्सटेंशन x के लिए पोटेंशियल एनर्जी U है। अगर फर्दर x से एक्सटेंड कर दें तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया बेटा उसके लिए हम लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया उसके लिए हम मान ले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U डैश। तो अब एक्सटेंशन कितना लेंगे 2x, क्योंकि ऑलरेडी वो x से एक्सटेंडेड था, x दोबारा एक्सटेंशन किया उसके फर्दर, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया 2x। सो 2x whole square. So it is 4 times half kx square. अब हाफ के एक्स स्क्वायर को u लिख सकते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 4u। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा u इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू क्या भाई 4u माइनस u, सो इट इज 3u। दिस विल बी इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, देयर आर 2 springs A and B of force constant Ka and Kb
find ratio of their potential energy if they are extended by first question same length, second question same force. तो ए और बी के पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया इफ दे आर एक्सटेंडेड बाय सेम लेंथ, यानी जो एक्स है एक्सटेंशन वो दोनों का सेम है, और दूसरा दिया सेम फोर्स से एक्सटेंड करें, यानी स्प्रिंग पे दोनों केस में जो फोर्स लगा रहा है वो सेम है। सॉल्व करते गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, u is equal to half kx square, so ua upon ub is equal to half ka x square upon half kb x square। चूंकि सेम लेंथ से एक्सपेंड हो रहा है तो एक सेम होगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये हाफ कट गया, तो आंसर आ गया के ए अपॉन के बी। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है भाई, के ए अपॉन के बी। अब सेकेंड पार्ट करते बेटा, तो सेकेंड पार्ट करने के लिए कह रहा है कि सेम फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं। हमारे पास जो u का फॉर्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो आसान था, एक्स सेम था, यहां पे सेम फोर्स और यहां फोर्स अपीयर नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता F इज इक्वल टू के एक्स, और यहां से एक्स हम फाइंड आउट कर ले F बाई के। अब इस एक्स को यहां पे पुट कर दे तो U इज इक्वल टू हाफ के, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, F स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू आ गया एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो इस फार्मूले को हम यूज करने जा रहे हैं, एफ स्क्वायर अपॉन 2k को। सो यहीं पे इसको हम करते हैं, ऊपर यहां पे कर लेते बेटा, यू ए अपॉन UB is equal to F square upon 2KA whole upon F square upon 2KB। स्प्रिंग बी के लिए KB आ जाएगा, बाकी फोर्स दोनों में सेम है। फर्दर इसको सॉल्व कर ले तो ये आ गया के बी अपॉन के ए। सो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी के बी अपॉन के ए। तो ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। और
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, there is a spring of force constant (100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, यानी जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का वो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। फाइंड इंक्रीज in potential energy of spring if it is initially extended by 10 centimeter and finally extended by 20 सेंटीमीटर। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर सीएम है, इनिशियल एक्सटेंशन उसमें 10 सेंटीमीटर का, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर फाइनली एक्सटेंडेड बाय 20 सेंटीमीटर, यानी फाइनल एक्सटेंशन क्या है 20 सेंटीमीटर, तो डेल्टा यू इंक्रीज हमेशा क्या होगा, फाइनल डेल्टा यू इंक्रीज हमेशा क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के तो सेम स्प्रिंग है सेम रहेगा, के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो ये ध्यान रखना एमकेएस सिस्टम में हमको करना होगा। तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 100 इंटू न्यूटन अपॉन 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये आ गया 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। तो के का ये वैल्यू लेंगे 10 टू द पावर 4। सो 10 टू द पावर 4 यहां पे पुट कर देते हैं, हाफ इंटू 10 टू द पावर 4। फाइनल एक्सटेंशन कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें यानी 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। सो हाफ इंटू 10 टू द पावर 4, और ये कितना हो गया बेटा 0.04 माइनस 0.1
0.01। अब इस 10,000 को अंदर भेज दें तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 100, यानी 300 2 से डिवाइड किया 150 जूल। So this will be increase in potential energy. Next question, question number 4. Question वही बेटा, there is a spring of force constant 100 Newton per cm. Find increase in potential energy if of spring if it is initially extended by 10 cm and finally extended by 5 centimeter. फाइनली क्या एक्सटेंडेड बाई 5 सेंटीमीटर, फार्मूला यही रखेंगे, हाफ के हो गया 10 to the power 4, ये 5 सेंटीमीटर हो गया 5 into 10 to the power -2 होल स्क्वायर माइनस ये 10 सेंटीमीटर इनिशियल एक्सटेंशन यानी 10 into 10 to the power -2 यानी 10 power -1 होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया हाफ इंटू 10 to the power 4, ये हो गया बेटा 25 इंटू 10 to the power -4 माइनस ये हो गया 10 to the power -2। अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो हाफ ये 10 to the power 4 10 to the power -4 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचेगा 25, देन माइनस यहां पे 100 आ गया, सो -75/2 जूल, -75/2 जूल। दिस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी बेसिकली डिक्रीज होगा, ये माइनस दिखा रहा है इंक्रीज में, यानी डिक्रीज होगा 75/2 जूल से डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यही आंसर देंगे बेटा नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हमेशा याद रखना, इंक्रीज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लास्ट क्वेश्चन स्प्रिंग पे करते बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्प्रिंग वाला केस तो एकदम आसान है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन यही बेटा, देयर इज ए स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर cm, फाइंड increase in potential energy of spring if it is initially extended by 10 cm and finally compressed by 10 cm। अब देखो ये फाइनली कॉम्प्रेस्ड बाय 10 cm, तो ये जो फाइनल कॉम्प्रेशन बेटा नेचुरल लेंथ से लेंगे, ये नहीं कि वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से 10 cm वापस आओगे तब तो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, लेकिन कह रहा कॉम्प्रेस्ड, फाइनली कॉम्प्रेस्ड यानी नेचुरल लेंथ से 10 cm दबाया गया इसको। तो फार्मूला वही होगा, U इक्वल टू हाफ के एक्स डेल्टा यू, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सो हाफ के x2 क्या बेटा, वो -10 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि कॉम्प्रेशन है, तो
0.1 मीटर में कन्वर्ट किया स्क्वायर, देन माइनस इनिशियल एक्सटेंशन है तो वो 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर, सो इट इज 0। के का वैल्यू भी नहीं रखना पड़ा। सो फाइनल जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक्सटेंशन भी 10 cm है और कंप्रेशन भी 10 cm है, तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। ये हमने पहले भी कहा था बेटा कि ये फार्मूले में x का एक्सटेंशन और कंप्रेशन, अच्छा एक्सटेंशन के लिए x पॉजिटिव लोगे, कंप्रेशन के लिए x नेगेटिव, चूंकि होल स्क्वायर तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, दोनों पॉजिटिव होने वाला। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। अब आते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। सो क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन देने जा रहे बेटा, इसमें एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्राउंड लेवल हम कहां पे चूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे भी ग्राउंड लेवल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा। तो कहना क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। सो दिस इज 4 मीटर, this is 2 meter, and this is 3 meter. क्वेश्चन है, a block of 10 kg is at point C. Find its gravitational potential energy taking first question A as ground level, second B as ground level। तो दो क्वेश्चन हमने दिया है बेटा, एक ब्लॉक है 10 kg का, वो पॉइंट सी पे है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया टेकिंग ए एज ग्राउंड लेवल, सेकेंड क्वेश्चन दिया टेकिंग बी एज ग्राउंड लेवल। तो ए को ग्राउंड लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। चूंकि जो ब्लॉक दिया उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया है, यानी हम मान के चलेंगे कि स्मॉल बॉडी है और वो स्मॉल बॉडी यहां पे रखा है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पे होगा। फार्मूला हम mgh यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही स्मॉल हाइट है बेटा, और स्मॉल हाइट में g चेंज नहीं करेगा।
जो सी का पोजीशन है ए से ऊपर है यानी एच हम पॉजिटिव लेंगे, तो एम इंटू जी हमेशा इस फार्मूले में पॉजिटिव ही लेंगे, एच 2 मीटर, सो इट इज 200 जूल। सेकेंड पार्ट करें, टेकिंग बी एज ग्राउंड लेवल, बी को हम ग्राउंड लेवल ले तो U इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, mgh, यहां पे ग्राउंड लेवल है और यहां पे ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे है पॉइंट सी यानी 7 मीटर डाउनवर्ड्स है, तो h -7 लेंगे, सो m g हमेशा पॉजिटिव, h -7, so it is -700 जूल। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यानी किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे हम ग्राउंड लेवल ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम अर्थ के सरफेस को ही ग्राउंड लेवल लेंगे। दूसरा चीज हमने ये कहा था कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो ग्राउंड लेवल कहां पे ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, देखो एक सेकंड बेटा, इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लिया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन ये कि अ ब्लॉक ऑफ 10 kg is moved from C to D, find change in its potential energy taking A as ground level, second question taking B as ground level। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, टेकिंग A as ग्राउंड लेवल, चेंज हमको निकालना है। चेंज भी हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर ये पॉजिटिव हुआ यानी जो चेंज है वो इंक्रीज होगा, और निगेटिव हुआ यानी जो चेंज है वो डिक्रीज होगा। हमेशा याद रखो जब भी क्वेश्चन में चेंज पूछ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इंक्रीज पूछ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज पूछ रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल। ये चीजें हमेशा याद रखना, अदरवाइज दो ऑप्शन दिए होंगे बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग। तो जब भी चेंज पूछेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या है, जब डी पे जा रहा है, सी टू डी, मूव फ्रॉम सी टू डी, तो जब डी पे है तब का पोटेंशियल एनर्जी माइनस जब सी पे तब का पोटेंशियल एनर्जी। तो डी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, एम जी एच, ए से हम एच देखें तो ये क्या हो गया 4 + 2 यानी 6, माइनस इनिशियल जहां सी पे है तो एम जी एच 2, चूंकि दोनों पॉइंट सी और डी ए के ऊपर बेटा तो एच दोनों जगह हमने पॉजिटिव लिया, तो ये आ गया, सॉल्व करोगे 400 जूल।
अब इसी के सेकेंड पार्ट को करते हैं। करें बी को ग्राउंड लेवल लेके हमको ये निकालना है, तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, डेल्टा यू यहीं पे 400 आ रहा है, यहां दिखा देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल यानी यू डी माइनस यू सी। पहले सी पे फिर डी पे गया, तो यू डी क्या होगा भाई, एम जी एच। एच क्या होगा बेटा, -3। एच क्या होगा, -3, तो -3 देन माइनस एम जी एच। चूंकि सी बी के नीचे, तो एच क्या होगा, -7। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, फिर से वही आंसर आ गया 400 जूल। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हमेशा याद रखो। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्राउंड लेवल कहां पे ले रहा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल कहां पे ले रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 एक सिलेंडर है जो ग्राउंड पे लाई कर रहा है। अ सिलेंडर of mass 100 kg, radius 1 मीटर। रेडियस कितना दी बेटा, 1 मीटर। एंड या इसको 800 kg कर लो यार। A cylinder of mass 800 kg, radius 1 meter and height 4 meter and length 4 meter lies on ground as shown in figure। ये फिगर दिया हुआ, फाइंड increase in its gravitational potential energy। gravitational नहीं लिख रहे बेटा, understood है। find out increase in its gravitational potential energy if it is placed vertical on ground। ग्राउंड पे वर्टिकली प्लेस कर दे तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हमको निकालना है। वर्टिकली प्लेस करने का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे हम रख रहे हैं,
भाई यही तो वर्टिकली प्लेस करने का था। अब निकालते हैं। तो ये फाइनल केस है बेटा, केस 2, और ये इनिशियल केस है केस 1। इंक्रीज डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल, यानी U2 माइनस यू इनिशियल U1। अच्छा, अब U2 क्या होगा, MgH2, और U1 क्या होगा, MgH1। सो Mg कॉमन हो गया। अच्छा, M कितना दिया, 800 इंटू G 10। अब H2 क्या ले, इस केस में हाइट क्या ले, तो हमने पहले ही कहा था बेटा, अगर किसी बॉडी का डायमेंशन दिया है तो H क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ मास का हाइट। तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो ये जो हाइट दिया हुआ है, या लेंथ का ले, लेंथ दिया हुआ 4 मीटर, तो ये कितना होगा भाई, 2 मीटर। ये लेंथ 4 मीटर दिया, तो ये 2 मीटर। सो 2 मीटर माइनस इसका सेंटर कहाँ होगा, तो इसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो ग्राउंड से, यही ग्राउंड हम ले रहे हैं, ग्राउंड यही ले रहे हैं, तो ग्राउंड से हाइट क्या है, 1 मीटर, क्योंकि जो रेडियस है वहीं पे सेंटर लाई करेगा 1। सो इट इज, ये 1 हो गया, 8000 जूल। ये होगा इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कुछ इस तरीके से, rope of mass m and length L lies on a table with its half length या with its 1/3 लेंथ ले लेते हैं, with its 1/3 length hanging from the table. If whole rope is pulled on the table, find increase in its gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज क्या हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके से हम ले ले बेटा, ये हमारा टेबल है, ये हम ले ले, ये हमारा टेबल है, दिस इज अ टेबल।
ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज जीएल, ग्राउंड लेवल ये है, ये टेबल है। अब जो रोप है इसका 1/3 पार्ट हैंग कर रहा, रोप को हम यहां दिखा रहे हैं, ऐसे 1/3 L/3 हैंग कर रहा है, यानी 2L/3 टेबल पे करा कि इसको पूरा टेबल पे पुल करने पे कितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी फाइनली जो होगा वो पूरा का पूरा कहां पे होगा भाई, ये हम टेबल बना दे बेटा, ये हमारा टेबल हो गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा रोप कहां पे है, टेबल पे है, ऐसे दिखा दो, ये हो गया, यहां टेबल पे पूरा का पूरा रोप, यहां पे 1/3 हैंग कर रहा है। क्या इंक्रीजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इफ होल रोप इज पुल्ड ऑन द टेबल फाइंड इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो दो केस हमने दिखाया बेटा, ये इनिशियल केस फिगर 1, ये फाइनल केस फिगर 2। ग्राउंड लेवल हमने जमीन को लिया, ये लिया, ये हमारा ग्राउंड है। अब अगर हम इसको ग्राउंड ले, इसको ग्राउंड ले तो हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, रोप का रेडियस नहीं दिया हुआ, यानी थिन रोप लेंगे, यानी थिन रोप लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, यानी ये जो हाइट होगा। इस केस में निकालने के लिए इस पार्ट का तो हाइट ये लेंगे, लेकिन इस पार्ट का हाइट बेटा इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो इस जमीन को ग्राउंड लेवल लेके करना ये लेंदी प्रॉब्लम है। हमने पहले ही कहा कि ग्राउंड लेवल हम कहीं पे ले, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम आएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ग्राउंड लेवल टेबल को ही ले रहे हैं बेटा। ग्राउंड लेवल किसको ले रहे हैं, टेबल को ले रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो टेबल पे पार्ट हो उसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा भाई, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ग्राउंड लेवल दोनों केस में सेम लेंगे, टेबल को ही ले रहे हैं ग्राउंड लेवल, तो इस पार्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसका जो सेंटर है नीचे लाई कर रहा है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 यानी इस कंडीशन में, सो ग्राउंड लेवल हम यहीं पे ले रहे हैं और रोप यहीं पे लाई कर रहा है, रोप का रेडियस नहीं दिया यानी थिन ले रहा है, इसका मतलब कि वो ग्राउंड पे ही लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास उसका, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया फाइनल वाला, माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बेटा, तो इतने पार्ट का तो 0 होगा क्योंकि इस पार्ट का जो सेंटर होगा वो यहीं पे होगा, सेंटर ऑफ मास, यानी ग्राउंड पे, तो वो तो 0 हो गया। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो m, a rope ऑफ मास m, पूरे का मास m है, ये 1/3 लेंथ है, ये 2/3 लेंथ है, तो 1/3 लेंथ का मास भी 1/3 होगा, तो m/3, सो mg। अब h यानी सेंटर यहां पे होगा बेटा, तो यहां से ये हाइट निकालना, यहां से ये दिया हुआ L/3, तो ये क्या होगा, उसका आधा L/6, और निगेटिव लेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे है, माइनस L/6। सो ये क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, mg L/18। सो इतना होगा इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, a bucket of mass 5 kg hangs from a rope of mass 5 kg and length 20 meter inside a well. If a boy pulls the rope and brings the bucket outside of well, find increase in gravitational potential energy of first question rope, second question bucket, third question rope plus bucket सिस्टम। ये 3 पार्ट है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बेटा कि यहाँ पे एक वेल है और एक लड़का जो अपने हाथ से एक बकेट को होल्ड कर रहा है रस्सी के थ्रू। ये रस्सी और ये बकेट को ये होल्ड कर रहा है। तो अगर इसको पुल करके ऊपर ला रहा है तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोप क्या होगा, बकेट क्या होगा और रोप प्लस बकेट सिस्टम क्या होगा। देखो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में हम जानते हैं बकेट का डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे बकेट का डायमेंशन नहीं दिया हुआ, यानी इसको पॉइंट मास मानेंगे, यानी इसका डायमेंशन हम नहीं लेंगे बेटा, और इसको हम मानेंगे कि इनिशियली ग्राउंड लेवल से 20 मीटर डेप्थ पे है ये। तो ये इनिशियल केस है फिगर 1, और फाइनली क्या होगा, तो फाइनली यहां पे हम दिखा दें ये वही केस है। ये लड़का भाई यहां पे रहा और ये बकेट और ये रस्सी यहीं पे जमीन पे पड़ी होगी। रस्सी का रेडियस नहीं दिया यानी डायमेंशन लेस ले लेंगे, लेंथ दिया हुआ ये केस 2। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें
इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोप। अब ग्राउंड लेवल हम ले कहा, तो ग्राउंड लेवल यहीं पे ले रहे बेटा, यानी जहां पे ग्राउंड है ग्राउंड लेवल यहां पे हम ले रहे हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट के लिए, रोप के लिए सारा रस्सी ऊपर आ गया, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि उसमें थिकनेस है नहीं, तो सारा का सारा कहां पे, ग्राउंड पे, एच जीरो हो गया, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल। अब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m, तो रोप का मास दिया 5 और g 10, g का साइन लेते नहीं यहां पे, h क्या लेंगे इनिशियली, तो ये तो फाइनल तो जीरो हो गया, इनिशियली ये केस है, ये पूरा का पूरा 20 मीटर दिया हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, 10 पे होगा इस रस्सी का, तो -10, तो ये माइनस माइनस प्लस 500 जूल, ये हो गया इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोप। सेकेंड पार्ट करें, बकेट का क्या होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। फाइनली बकेट कहां पे है बेटा, ग्राउंड पे, और बकेट का कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि डायमेंशन नहीं दिया, यानी हम उसका डायमेंशन लेस मानेंगे और हाइट जीरो लेंगे, तो mgh2h2 जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस इनिशियली m कितना दिया हुआ 5, g m5 दिया हुआ, g का साइन नहीं कंसीडर करना 10, h क्या लेंगे -20, क्योंकि ग्राउंड कहाँ है भाई, यहां पे ग्राउंड लेवल है, तो -20 मीटर नीचे की ओर है, तो ये कितना हो गया 1000 जूल। थर्ड ऑब्वियसली इसी दोनों का सम ले लेंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू रोप प्लस बकेट सिस्टम, तो ये हो गया 500 प्लस 1000, तो ये हो गया 1500 जूल, ये हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, इसके बाद ये क्लास खत्म करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन में हम दिखाना चाहते हैं आपको कि टफ प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। ये आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आगे सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम हम क्या देने जा रहे हैं, एक बार ध्यान से आप देखना। देखो अभी तक जो बॉडी का डायमेंशन दिया था उसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जो ग्राउंड पे वर्टिकली लाई कर रहा है, इसका रेडियस कैपिटल R और मास m। अ सेमी सर्कुलर रिंग of mass m and radius r, lies on ground in vertical plane as shown. Find
its potential energy, obviously gravitational potential energy, कुछ नहीं दिया, यानी यही हम ग्राउंड लेवल ले लेंगे, मास m रेडियस r का ये लाई कर रहा। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारा रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये हम नहीं बता सकते, इसका फार्मूला हमको पता नहीं। नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो वहां पे डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होगा, mgh लगाओगे, h सेंटर ऑफ मास का आपको पता होगा, हाइट क्या होता है सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, और वहां से हम h का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम करें कैसे, हमको तो सेंटर ऑफ मास का हाइट नहीं पता है, ये टोटल मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस r है, और ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं हमारी कैसे है ये। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो अगर सेंटर ऑफ मास का हाइट हमको नहीं पता है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, वहां पे बहुत सारे रेगुलर बॉडी के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं डिस्कस करेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। बेसिकली अभी हम बता दे रहे हैं, ये इसका सेंटर है, तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करता है बेटा, ये यहाँ पे लाई करता है, और इसको अगर हम h मान लें, तो ये जो सेंटर ऑफ मास का हाइट है h, ये होता है 2r/पाई। क्या होता है भाई, 2r/पाई। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, और h का वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा 2mgr/पाई, ये इसका आंसर होगा। सो U इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2mgr/पाई। लेकिन ये आंसर आप तभी लिख सकते हैं जबकि सेंटर ऑफ मास का हाइट पता हो, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहां तो आपको नहीं पता है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बेसिकली इस केस में हम इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे दिखा रहा बेटा। देखो यहां से थीटा एंगल पे इस सेमी सर्कल का एक स्मॉल सेगमेंट ले लें, डी थीटा एंगल का, कितना, डी थीटा एंगल का ये वाला सेगमेंट ले ले, ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, और फिर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ये इतना छोटा है कि इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, ये इतना छोटा है कि इसको पॉइंट मास मान सकते हैं, तो इसका सेंटर तो यहीं पे होगा। भाई हमने इतना बड़ा दिखाया आपको दिखे इसलिए, अदरवाइज ये टेंड्स टू 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, यानी इसका h ये होगा, इसका मास हम dm सपोज कर लेते हैं, मास क्या, dm। तो इस पे u इक्वल टू mgh लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट मास है, तो u को हम du लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो du इक्वल टू मास dm, सो mgh, h हमने फिगर में दिखाया। अब इसका मास होगा क्या, तो पूरे आर्क का मास क्या है, m, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास m/πr, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब इसका लेंथ कितना है, तो ये होगा r d थीटा, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मास यानी ये dm हो गया। नहीं समझे यार, ये यूनिटरी मेथड लोअर क्लास में मैम लोगों ने आपको पढ़ाया होगा। πr लेंथ का, टोटल लेंथ कितना है सेमी सर्कल का, πr, और इसका मास क्या है, m। सो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/πr। लेकिन हमको कितने लेंथ का मास चाहिए, इस लेंथ का, यहाँ पे ये जो दिखाया, तो इसका लेंथ कितना होगा, अगर ये रेडियस r है और ये एंगल d थीटा है, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, तो ये आर्क का लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, कितना, d थीटा। तो r d थीटा जो लेंथ है r d थीटा है,
इसका मास कितना होगा, तो m अपॉन पाई r इंटू r डी थीटा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, ये r कैंसिल आउट हो गया, तो dm का ये वैल्यू आ गया m अपॉन पाई डी थीटा। सो m अपॉन पाई डी थीटा जी। h को क्या लिख सकते हैं, फिगर से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये h, ये r और ये थीटा, h इक्वल टू क्या होगा, r साइन थीटा। भाई साइन थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा क्या आ रहा है, यहां दिखा रहा है साइन थीटा। उस ट्रायंगल में देखो बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंड दैट इज h अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। सो h इक्वल टू क्या आ गया, r साइन थीटा। सो r साइन थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज हम लोग कर दें तो du इज इक्वल टू, इसको कर ले एम जी आर बाई पाई साइन थीटा डी थीटा। भाई इंटीग्रेट करना तो डी थीटा लास्ट में होना चाहिए, और ये पूरा कांस्टेंट होगा, ये थीटा चेंज कर रहा तो उसी को इंटीग्रेट करना। तो समझना ये थोड़ा सा लेन दे बेटा, अदरवाइज वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हम इरेज कर देते बेटा, यहां से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि अगर जरूरत होगा तो बोर्ड के इस साइड को हम लोग आगे यूज करेंगे अभी कैलकुलेशन के लिए। सो इंटीग्रेट कर दे तो du इज इक्वल टू एम जी आर बाई पाई, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन बाहर रहता, साइन थीटा डी थीटा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो थीटा इक्वल टू 0, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना। तो यहां पे थीटा 0 होगा और यहां आएंगे तो थीटा पाई हो जाएगा, तो 0 टू पाई। अच्छा, जब ये यहां पे होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी U। सो U इज इक्वल टू एम जी आर बाई पाई। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा लिमिट 0 टू पाई। अब लिमिट हम पुट करते हैं तो एम जी आर बाई पाई, पहले हम पुट करें पाई, तो माइनस कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। पाई मतलब 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, और ये माइनस बाहर लगा है तो -1, देन माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, और यहां माइनस लगा हुआ है तो -1। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये माइनस बाहर निकाल बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होता है। देखो पाई रखेंगे तो माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई क्या होता है -1, तो माइनस कॉस पाई -1। देन फार्मूले का ये माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ये फार्मूले का। देन अब लोअर लिमिट रखें तो माइनस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो -1। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 2m जी आर बाई पाई। तो अगर सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है आपको नहीं पता है बेटा, तो आपको इतना ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आपको पता है तो सिंगल स्टेप सॉल्यूशन ये है। So let us end our class here. We will meet again on next turn with new topic. हमारा जो आगे का नया टॉपिक होगा वो हम क्या करेंगे बेटा, हमने पोटेंशियल एनर्जी कर लिया,
अगर शुरू से देखें तो वर्क हमने किया, फिर 3 लेक्चर हमको लग रहा है वर्क के प्रॉब्लम हमने करे, फिर कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी किया, और फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आज प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क डन के और भी फार्मूले बेटा, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करते रहिए एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, गॉड स्पीड, बॉन वॉयज एंड सायनारा।